हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर चल रहा है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जो सेक्शन कवरेज है वो है सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक की। सेक्शन 22 जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चैप्टर का जो पहला सेक्शन है इनकम टैक्स में, दिस इज चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में ये बताता है कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर कोई इनकम इस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल होगी। तो अब मैं बार बार रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, हर क्लास में मैंने रिवाइज कराया है ये आपको। तो सेक्शन 22 इसका चार्जिंग सेक्शन है। 23 जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी। यानी कि जो प्रॉपर्टी हैं, जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हैं, वो हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी है थ्रू आउट द ईयर। एक वो भी प्रॉपर्टी होती है जो लेट आउट है थ्रू आउट द ईयर बट देयर इज ए वैकेंसी पीरियड। इसके अलावा अनरिलाइज रेंट भी है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा। तो उसी के ऊपर हम चर्चा रखते हैं अपनी। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक बार उसे रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सबसे पहले तो बताइए कि कितनी प्रॉपर्टी को हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं। लॉ मेकर्स ने कितनी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड का ऑप्शन एसएससी को दिया है? वेरी गुड मनीषा, दो प्रॉपर्टी को ही हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं। किस किस को एसएससी को अलाउड है? यानी कि जो टाइप ऑफ पर्सन है, कंपनी है, एचयूएफ है, फर्म है, इंडिविजुअल है। तो इस कैटेगरी में किन किन लोगों को ये ऑप्शन अवेलेबल है? तो अगेन जवाब मनीषा का है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो केवल इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही ये ऑप्शन अवेलेबल है और किसी को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इस ऑप्शन में क्या होता है, किन्हीं भी दो प्रॉपर्टी को आप जो सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करते हैं तो इस ऑप्शन में क्या होता है कि उन प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू क्या मान ली जाती है? नील मान ली जाती है। और नेट एनुअल वैल्यू जो आती है वो ग्रोस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेज पेड बाय द ओनर डिडक्ट करने के बाद आती है। इसका मतलब है नेट एनुअल वैल्यू से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उससे ऊपर की जो कैलकुलेशन है हमें नहीं करनी है। नेट एनुअल वैल्यू इसकी नील मान ली जाती है। अब क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू नील है तो ऐसे केस में जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24, उसमें दो डिडक्शन मिलती हैं। एक तो स्टेट्यूटरी डिडक्शन मिलती है, उसे कहते हैं 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, और दूसरी मिलती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो जो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू है वो इस केस में नहीं मिलेगी क्योंकि नील का 30% कुछ भी नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपने जिस घर में आप खुद रह रहे हैं उस घर को आपने उधार लेके बनवाया है जिसके ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है, इफ यू आर पेइंग एनी इंटरेस्ट, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन बेरोड कैपिटल की डिडक्शन मिलेगी। और वो भी मैक्सिमम कितने मिलेगी? नॉर्मली 30,000 मिलेगी। दोनों ही प्रॉपर्टी का कंबाइंड 30,000 है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रॉपर्टी में 30,000 रुपये मिलेगी। 30,000 दोनों ही प्रॉपर्टी में कंबाइंड है। और अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो ये इंटरेस्ट जा सकता है 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक की कैप लगा दी गई है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट फ्रॉम बोर्ड कैपिटल इन लिमिट से ज़्यादा है तो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट अलाउड होगा वो इतना ही होगा। और ये जो मैक्सिमम कैप है ये सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर है, लेट आउट प्रॉपर्टी पर ये ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि जितना भी एक्चुअल इंटरेस्ट होगा उतनी सारी डिडक्शन आपको लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में मिल जाएगी। 2 लाख रुपए लेने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी थी? लोन मस्ट हैव बीन बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99। दूसरा, लोन जो बोरो किया जाना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि रिन्यूअल के लिए नहीं होना चाहिए, रिपेयर के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए ही लोन का बोरो होना जरूरी है। और तीसरी जो कंडीशन थी, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मनी हैज बीन बोरोड। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने बोरो किया है उस फाइनेंशियल ईयर को समाप्त हो जाने दो, तो उसके अलावा 5 साल और आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? आफ्टर द एंड ऑफ द, अच्छा आप केवल जवाब दे रहे थे। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली है। इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे का वर्क करता हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन
बोरोड कैपिटल कैसे निकाला जाता है। अगर कैपिटल आपने बोरो की है, उधार लिया है, तो इनकम टैक्स में उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि बिल्कुल ही अलग पैटर्न है। वैसे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आपको आता है, 7th 8th से ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीख रहे होंगे, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना। लेकिन डिडक्शन कैसे मिलती है, किस सोच के साथ गवर्नमेंट डिडक्शन देती है, वो मुझे आपको बताना है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे निकाली जाएगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे निकाली जाएगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये जो हैं दो तरीके की हो सकती हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दो तरीके के इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हो सकते हैं इनकम टैक्स में। एक तो होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, पीरियड कह लीजिए थे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, और एक होता है करंट ईयर। एक होता है करंट ईयर, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, और एक होता है करंट पीरियड इंटरेस्ट, एक होता है करंट पीरियड इंटरेस्ट। करंट पीरियड इंटरेस्ट अगर मैं आपके लिए बात करूं, करंट पीरियड इंटरेस्ट अगर मैं आपके लिए बात करूं, तो वो है 2021 करंट ईयर इंटरेस्ट। तो ज़्यादा रिफाइंड वे में अगर मैं बात करूं कि वास्तव में करंट ईयर क्या होता है, वो पीरियड होता है द ईयर फॉर विच SSE is calculating SSE is calculating SSE is calculating income। अब क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे एग्जाम में 2021 का ही क्वेश्चन आएगा, तो 2021 इज आवर करंट ईयर इंटरेस्ट। लेकिन अगर अदरवाइज पूछ लिया जाए, 1920 की इनकम पूछ ली जाए या 1819 की इनकम पूछ ली जाए, तो ज़्यादा रिफाइंड वे में करंट ईयर का मतलब ये होता है द ईयर फॉर विच SSE इज कैलकुलेटिंग इनकम, यानी कि जिस ईयर की SSE इनकम कैलकुलेट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड करंट ईयर इंटरेस्ट। निकालेंगे कैसे वो तो अलग चीज़ है, इंटरेस्ट निकालना ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है, लेकिन लॉ मेकर्स ने किस तरीके से डिडक्शन दी गई है, पूरे इंटरेस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, वो चीज़ हमें समझनी है। तो इंटरेस्ट को दो पार्टों में लॉ मेकर्स ने डिवाइड किया है। एक डिवाइड किया है हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और एक डिवाइड किया है हमारा करंट ईयर। तो एक तो डिवाइड किया है हमारा प्री कंस्ट्रक्शन और एक डिवाइड किया है हमारा करंट ईयर। अब प्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो समझना है हमें कि प्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। प्री कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल स्टार्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड
will start from the date from the date of borrowing, from the date of borrowing, and will end स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग और एंड होता है 31st March and will end on 31st March immediately preceding immediately 31st March immediately preceding the financial year in which construction is completed. Pre-construction period will start from the date of borrowing and will end on 31st March immediately preceding the financial year in which construction is completed. इसमें एक चीज बढ़ेगी or the date of repayment of loan, or the date of repayment of loan, whichever is earlier. जल्दी से लिख लीजिए आप, आगे का फिर मैं समझाना स्टार्ट करता हूं। सभी बच्चे अपने जवाब भेजना शुरू कीजिए कि अगर सब बच्चों ने लिख लिया है, नहीं लिख लिया है। अभी शायद इसी का रह गई हैं, इसी का जब आपका हो जाए तो बता दीजिएगा। ओके, देखिए दोबारा से समझते हैं, फिर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर इनका ट्रीटमेंट की बात करेंगे। कोई भी इंटरेस्ट ऑन जो बोरोड कैपिटल है वो दो पार्टों में डिवाइडेड है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और करंट ईयर इंटरेस्ट। करंट ईयर इंटरेस्ट अगर सिंपल बात करें हम तो 2020-21 जो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। वो ज़्यादा लीगली बात करें तो द ईयर फॉर विच एसएस इज कैलकुलेटिंग इनकम, यानी कि क्वेश्चन में जिस प्रीवियस ईयर की भी इनकम कैलकुलेट करवा रहा होगा वही प्रीवियस ईयर आपका करंट ईयर का काम करेगा। जिस प्रीवियस ईयर की हमें मतलब जो क्वेश्चन है वो हमसे इनकम कैलकुलेट करवा रहा होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी बात करते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग and will end on 31st March immediately preceding the financial year in which construction is completed, or the date of repayment of loan whichever is earlier। यानी कि स्टार्ट होगा डेट ऑफ बोरोइंग से और एंड होगा 31st मार्च को इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, या डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। इस चीज़ को मुझे समझाना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, और आपको बताना है कि करंट ईयर क्या है और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इसमें क्या है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन है, डेट ऑफ बोरोइंग है, डेट ऑफ
बोरोइंग है, डेट ऑफ बोरोइंग है हमारी 1 अक्टूबर 2014। डेट ऑफ बोरोइंग है 1 अक्टूबर 2014। 1 अक्टूबर 2014। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है 1 नवंबर 2019। 1 नवंबर 2019। लोन इज स्टिल ड्यू। लोन इज स्टिल ड्यू यानी कि अभी तक आपने लोन नहीं चुकाया है। लोन इज स्टिल ड्यू। फाइंड आउट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, एंड करंट ईयर इंटरेस्ट, करंट ईयर पीरियड फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। डेट ऑफ बोरोइंग है 1 अक्टूबर 2014। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की जो डेट है वो 1 नवंबर 2019 है। एंटायर लोन इज स्टिल ड्यू। फाइंड आउट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड करंट ईयर पीरियड फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। जल्दी से निकालिए कि कौन सा पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आएगा और कौन सा पीरियड करंट ईयर इंटरेस्ट में आएगा। मनीषा कह रही है करंट ईयर पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21। बहुत अच्छे। करंट ईयर वही ईयर होता है हमारा जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। करंट ईयर वो ईयर होता है जिस पीरियड के लिए हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि आप असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए निकालिए, तो करंट ईयर पीरियड जो हो जाएगा 2021 हो जाएगा। बात आती है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। जल्दी से बताइए कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मनीषा का जवाब आया 1 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2019। चेक कर लेते हैं। जवाब वैसे ठीक है आपका, फिर भी सभी बच्चों को समझाने के लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं। देखिए प्री कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरिंग। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरिंग टू 31 मार्च, यहां तक लिख लीजिए। 31 मार्च कौन सी? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। अब क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है 1 नवंबर 2019 को। 1 नवंबर 2019 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो इससे पहले पड़ने वाली 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 इज आवर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इन क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मुझे। और करंट ईयर जो पीरियड है वो आएगा 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ बोरिंग से स्टार्ट होके उस 31 मार्च तक आएगा जो 31 मार्च कंस्ट्रक्शन जिस ईयर में कंप्लीट हुआ है
उससे जस्ट पहले वाली जो 31 मार्च है। अब क्योंकि 1 नवंबर 2019 को कंप्लीट हुआ है, तो उससे पहले वाली 31 मार्च को हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, एंड हो जाएगा। क्लियर है चीज? इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। व्हाट will be the pre-construction period and current period in question 1 if loan is repaid on, इसमें भी 2 केस ले रहा हूं मैं, केस 1 और केस 2। What will be the pre-construction period and current period in question number 1 if loan is repaid on 1st August 2019 or 1st February 2019? दो अलग अलग केसेस हैं। अगर 1 अगस्त 2019 को लोन का रीपेमेंट हुआ तो क्या होगा, और अगर 1 फरवरी 2019 को लोन का रीपेमेंट हुआ तो क्या होगा। जल्दी से सोचिएगा, जल्दी से सोचिएगा। केस ए और केस 2। केस 1 एंड केस 2 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और करंट ईयर इंटरेस्ट पीरियड। जल्दी से बताइएगा कि केस 1 में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा और केस 2 में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, और दोनों में ही करंट ईयर पीरियड क्या होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड करंट ईयर इंटरेस्ट पीरियड इन बोथ द केसेस क्या क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो मनीषा का जवाब आ गया है, करंट पीरियड होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 1 अक्टूबर 2014 से 1 अगस्त 2019 तक। मनीषा ऐसा बोल रही हैं। सैफाली केस 2 में बोल रही हैं कि 1 अक्टूबर 2014 टू 31 मार्च 2018। जल्दी से बाकी लोग भी जवाब भेजिए अपना। मनीषा केस 2 में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 1 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2019। बाकी बच्चे भी जल्दी से जवाब भेजिए अपना। जल्दी जल्दी जवाब भेजिए अपना। देखिए अभी तक जितने भी जवाब मिले हैं सारे के सारे गलत हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा आपको
माइंड भी अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों ही केस में अगर हम बात करें, करंट ईयर पीरियड जो है वो कुछ नहीं होगा। दोनों ही केस में करंट ईयर पीरियड कुछ नहीं होगा। आप देखिए लोन का रीपेमेंट, करंट ईयर हमारा 2021, लोन का रीपेमेंट दोनों ही केस में, एक में 1 अगस्त 2019 को हो चुका, एक में 1 फरवरी 2019 को हो चुका। तो क्या हमें 2021 में कोई इंटरेस्ट ड्यू होगा? अगर हम लोन का रीपेमेंट कर चुके हैं पहले ही, प्रीवियस ईयर से पहले ही, तो क्या हमें कोई इंटरेस्ट ड्यू होगा? और जब इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं होगा तो काहे को गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउड करेगी? आप खुद सोचिए कि अगर इंटरेस्ट हमें देना है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउड करेगी, लेकिन अगर हमें किसी वजह से इंटरेस्ट पेबल ही नहीं है तो काहे को गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन देगी? बताइए जल्दी से मुझे। सभी बच्चों ने करंट ईयर को 2020-2021 डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा रखा है कि करंट ईयर का मतलब है 2021, लेकिन उसमें एक एजम्पशन छुपी हुई है कि अगर 2021 में हमें कोई इंटरेस्ट पेबल है तो ही तो करंट ईयर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर करंट ईयर में कोई इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं है तो काहे को हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी? बताइए। पूरे इंडिया में लाखों करोड़ों मकान बने हुए हैं, तो क्या सभी को इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती होगी? प्रीवियस ईयर 2021 में केवल उन्हीं मकानों पर तो मिलेगी डिडक्शन जिन मकानों पर आपने उधार ले रखा है और स्टिल ड्यू है, आपने अभी तक रीपेमेंट नहीं करा है, तो उसकी इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा? तो जितना कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपको डिडक्शन मिल जानी है। लेकिन मेरे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, मैंने क्योंकि ऑलरेडी रीपेमेंट कर दिया है लोन का, तो उस केस में मुझे कोई डिडक्शन करंट ईयर की नहीं मिलने वाली है। बात समझ में आ गई है सभी बच्चों के? अब बात आती है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखिए दोनों ही केसेस में स्टार्ट तो डेट ऑफ बोरोइंग से ही होगा। डेट ऑफ बोरोइंग थी हमारी, डेट ऑफ बोरोइंग थी 1 अक्टूबर 2014। स्टार्ट तो क्या होगा? स्टार्ट तो होगा हमारा डेट ऑफ बोरोइंग से ही। स्टार्ट तो जो होगा वो डेट ऑफ बोरोइंग से ही होगा, यानी कि 1 अक्टूबर 2014 टू, यहां पर भी मैं लिख लेता हूं 1 अक्टूबर 2014 टू। स्टार्ट तो यहीं से होगा और खत्म कब होता है? डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि खत्म कब होता है कि 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। यानी कि दोनों ही केसेज में, जो मेरे दूसरे वाले केसेज हैं, तो उसके हिसाब से मैं यहीं पे रेफर कर रहा हूं 31 मार्च 2019। केस 1 में भी ये डेट आ गई, केस 2 में भी ये डेट आ गई। यानी कि स्टार्ट होगा डेट ऑफ बोरोइंग से, लेकिन कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019, 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो इस लैंग्वेज के हिसाब से 31 मार्च 2019 डेट आ रही है। और एक चीज और दी हुई है, द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन क्या क्या था? क्या क्या था डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन? एक में 1 अगस्त 2019 था और एक में 1 फरवरी 2019 था। तो एक में था 1 अगस्त 2019 था और एक में था 1 फरवरी 2019। ठीक है। विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में, इन डेट में से पहली कौन सी है? पहली है 31 मार्च 2019 और इन दो डेट में से पहली कौन सी है? 1 फरवरी 2019। यानी कि जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा हमारा पहले वाले केस में 1 अक्टूबर 2014 से होगा 31 मार्च 2019 तक, और दूसरे वाले केस में होगा 1 अक्टूबर 2014 से 1 फरवरी 2019 तक। बात समझ में आ गई सभी बच्चों के? इसमें होगा 31 मार्च 2019 तक और इसमें होगा हमारा 1 फरवरी 2019 तक। जल्दी से बताइए कि सभी बच्चों के ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल निकालने का। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, और मैनी टाइम्स क्वेश्चन जो है खाली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कैलकुलेशन का ही आ जाएगा, पूरी इनकम आपसे नहीं भी निकलवाई जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है डिपार्टमेंट को, इंस्टीट्यूट को, कि वो आपसे पूरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की निकाले। वो जो चैप्टर के अंदर छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर भी डिटेल्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन कैसे मिलेगी। सबसे पहले तो पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, तो पीरियड मैंने आपको बता दिया है कि पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा। तो सभी बच्चे अपने जवाब भेजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी से अपने जवाब भेजिए कि क्या कोई प्रॉब्लम है आपको या नहीं है। जल्दी जल्दी जवाब भेजिए। आज का जो लेक्चर है पूरा पूरा मैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर ही लगाऊंगा, जिससे अच्छी तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को कैलकुलेट करने में। काफ़ी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी नहीं आई, कभी इंफॉर्मेशन कुछ दी जाती है क्वेश्चन में, कभी इंफॉर्मेशन कुछ दी जाती हैं। तो हर तरह की इंफॉर्मेशन को डील करते हुए मैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आज आपको बता दूंगा। मीनाक्षी कह रही हैं कि वॉइस कम आ रही है। मैं चेक करता हूं कि वॉइस क्यों कम आ रही है। बाकी बच्चों को भी कम आ रही है क्या वॉइस? बाकी बच्चों को भी कम आ रही है क्या वॉइस? एक बार मुझे बताइए जवाब में कि क्या बाकी बच्चों को भी कम आ रही है क्या वॉइस? शेफाली बोल रही हैं कि सही है। तो मीनाक्षी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ़ोन में या जो लैपटॉप से आप देख रही हैं उसकी वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। मैं यहाँ से भी कोशिश करता हूँ इंक्रीज, थोड़ा सा मैं और तेज बोलूँ। हो सकता है आपके फ़ोन में या लैपटॉप में वॉइस कम हो, तो इसलिए भी हो सकता है। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को पहचानने में? अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट क्या होगा। हम बात करेंगे ट्रीटमेंट क्या होगा। हमने अभी तक बात की है कि पीरियड क्या होगा। इंटरेस्ट हम निकाल ही लेंगे, इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो पहले की तरह ही है, जैसे हम 7th 8th में सीखते हैं वही कैलकुलेशन होनी है इंटरेस्ट की। लेकिन इंटरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, वो हमने सीखा। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, करंट ईयर पीरियड क्या होगा, वो हमने सीखा। इसके अलावा अब हम सीखेंगे ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी कि इनकम टैक्स में जो अलाउड है इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कैसे अलाउड है और करंट ईयर इंटरेस्ट कैसे अलाउड है, वो हमें सीखना है। तो जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। 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 पहली बात तो ये कि प्री कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट है अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक साथ अलाउड नहीं होगा। अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक साथ अलाउड नहीं होगा, उसके 5 पार्ट करने पड़ेंगे। सर ठीक है, 5 पार्ट कर लिए हमने, लेकिन वो कब से अलाउड होगा, यानी कि पहला पार्ट कब होगा, ठीक है ना। 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, ठीक है, लेकिन कौन से ईयर से अलाउड होगा। दूसरी बात ये, अलाउड
from the financial year allowed from the financial year in which construction is completed. Allowed from the financial year in which construction is completed और 4 साल आगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन जो किया था, अगर हम इसकी बात करें, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या था, 1 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2019 तक था। इसमें आपका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था, 1 नवंबर 2019 को कंप्लीट हुआ था। अगर हम इसमें बात करें कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब से अलाउड होगा, जल्दी से बात कीजिए कि कौन सा ईयर पहला होगा, जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा ईयर पहले होगा। अभी मैंने लिखवाया ही है आपको कि अलाउड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, अलाउड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, यानी कि जो पहला साल होगा वो 2019-2020 होगा। 2019-2020 इज द फर्स्ट ईयर, 2020-21 इज द सेकेंड ईयर, 2021-22 इज द थर्ड ईयर, 2022-2023 is the fourth year and 2023-24 is the fifth year। यानी कि जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है वो इन 5 सालों में अलाउड होगा, पहला साल होगा 2019-20, 2020-21 is the second year, 2021-22 is the third year, 2022-23 is the fourth year and 2023-24 is the fifth year। इन 5 सालों में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड होगा। जिस साल की आप इनकम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से और प्रैक्टिस हो जाएगी। जिस साल की आप प्रीवियस ईयर की इनकम आप निकाल रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है आपके ईयर में अलाउड होना भी है या नहीं होना, क्योंकि अगर आपका प्रीवियस ईयर इन 5 सालों में नहीं आता है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 अक्टूबर 2019 हो गई, लेकिन कुछ भी हो सकता है डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीशन आपकी से। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने अमाउंट बोरो की थी 2008 में, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2013 के अंदर, कोई सी डेट दे देंगे। तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि आप जो आज की इनकम निकाल रहे हैं, 2021 की इनकम निकाल रहे हैं, तो क्या उस प्रीवियस ईयर में वो 5 साल आते भी हैं या नहीं आते हैं। हो सकता है कि वो 5 साल नहीं आते हों, तो आपको उस केस में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बात कुछ आई समझ में आपके? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जिस करंट ईयर की आप इनकम निकाल रहे हैं, तो क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो 5 साल हैं उस करंट ईयर में फंसते भी हैं या नहीं फंसते हैं। अगर फंसते हैं तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन आपको मिलेगी, और अगर नहीं फंसते हैं तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। जल्दी से जवाब भेजिए कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से जवाब भेजना स्टार्ट कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया या नहीं आया। मीनाक्षी आप भी बताइए कि समझ में आ गया या नहीं आया। बाकी सब बच्चों के तो जवाब आ गए हैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी जल्दी से बताइए कि आपके भी समझ में आया या नहीं आया।
मुझे लगता है कि मीनाक्षी की क्लास फिलहाल नेटवर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनका जवाब नहीं आ रहा है। मीनाक्षी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हम लिख रहे थे अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट allowed from the financial year in which construction is completed, allowed from the financial year in which construction is completed। पहला साल ये होगा और उसके बाद 4 साल आगे। ये तब भी अलाउड होगा, allowed even entire loan is repaid, allowed even entire loan is repaid before start of current previous year। ये तब भी अलाउड होगा अगर आपने लोन का रीपेमेंट करंट प्रीवियस ईयर से पहले कर दिया है, तो भी ये अलाउड होगा ही होगा। अभी समझाता हूं मैं इस चीज को। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ करंट ईयर इंटरेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ current year treatment of current year interest, treatment of current year interest, treatment of current year interest, current year interest allowed on due basis, allowed on due basis, यानी कि आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है उससे फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ड्यू बेसिस पे अलाउड होगी। अलाउड ओनली व्हेन लोन इज स्टिल ड्यू, यानी कि अगर आपके ऊपर लोन बकाया है तो ही अलाउड होगा। अगर लोन का रीपेमेंट हो चुका है तो करंट ईयर इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। अलाउड ड्यू बेसिस पर होगा और अलाउड तभी होगा अगर लोन अभी बकाया है। अगर लोन बकाया नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की जो डिडक्शन है वो अलाउड, करंट ईयर की अगर हम बात करें तो वो अलाउड नहीं होगी। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर मैं दोनों में कंपेरेटिवली स्टडी कराना स्टार्ट करता हूं। पुराना जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखते हुए, पुराना जो क्वेश्चन है उसे ध्यान में रखते हुए हम लोग एक कंपेरेटिव स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और करंट ईयर इंटरेस्ट में। देखिए पुराना जो क्वेश्चन है उसे देखिएगा। पुराना जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें 1 अक्टूबर 2014 को आपने उधार लिया, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन 1 नवंबर 2019 आ गया और लिखा हुआ है एंटायर लोन इज स्टिल ड्यू। अभी हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, अभी हम केवल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कैलकुलेशन करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए और अमाउंट भी पता होना चाहिए, वो मैंने अभी नहीं लिखा हुआ है, अभी अगले क्वेश्चन में लिखूंगा। तो यहाँ पर जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आया था वो ये था 1 अक्टूबर 2014 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। हम इस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का रेट पता होगा हमें।
कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके 5 पार्ट कर देंगे। उसके कर देंगे क्या, 5 पार्ट, जिसमें पहला पार्ट 2019-2020 में अलाउड होगा, जो कि पिछला साल था, गुजर चुका है। एक पार्ट 2021 में अलाउड होगा और अगले 3 पार्ट अगले प्रीवियस में अलाउड होंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंटायर लोन इज स्टिल ड्यू, तो इसका मतलब क्या है, जब एंटायर लोन इज स्टिल ड्यू तो करंट ईयर इंटरेस्ट जो 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक आया, तो जो भी इस पीरियड का 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा अलाउड हो जाएगा प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम को निकालते हुए। जहां तक सवाल दूसरे क्वेश्चन का है, व्हाट विल बी द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड करंट पीरियड इन केस क्वेश्चन नंबर 1 में लोन रीपेमेंट कर दिया गया है, अगर 1 अगस्त 2019 को कर दिया गया है, तो 1 अगस्त 2019 को अगर आप करते हैं तो पहले वाले केस में जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 1 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2019 तक है। अब क्योंकि इसमें लोन का रीपेमेंट हुआ है अगस्त 2019 में, ठीक है, तो और कंस्ट्रक्शन भी आपका अक्टूबर 2019 में शायद कंप्लीट हुआ है, तो ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, ये 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। अब 5 इंस्टॉलमेंट की जो पहली किस्त होगी वो होगी 1920, अगली किस्त होगी 2021, फिर होगी 21-22, फिर होगी 22-23, अब फिर होगी 23-24। ये 5 सालों में क्या होगा, हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड होगा। ये होगा अलाउड होगा इन 5 सालों में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये 5 सालों में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमें क्या होगा, अलाउड होगा। और ये कहां तक का होगा, 31 मार्च 2019 तक का। अब आप ये देखिए कि इंटरेस्ट तो हमारा 1 अप्रैल 2019 से लेकर, हमने लोन का रीपेमेंट कब करा था, 1 अगस्त 2019 को, तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अगस्त 2019 तक का भी तो इंटरेस्ट होगा। 31 मार्च 2019 तक का तो हमने ले लिया प्री कंस्ट्रक्शन में, यानी जितना भी एसएससी ने चुकाया होगा 31 मार्च 2019 तक का इंटरेस्ट, वो तो आ गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में और अलाउड हो जाएगा, बस 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। लेकिन एक होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अगस्त 2019 तक का इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब हम इनकम निकालेंगे ये होगा करंट ईयर इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 1920। आप सोचिए प्रैक्टिकल लाइफ में तो हर साल एक प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है। इस साल का प्रीवियस ईयर 2021 है, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में तो 1920 भी एक प्रीवियस ईयर रहा होगा। तो जिस मकान की हम बात कर रहे हैं, तो जब उस मकान की इनकम 1920 में निकाली गई होगी तो हमें 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अगस्त 2019 तक का जो इंटरेस्ट है, ये 3-4 महीने का जो इंटरेस्ट है, ये करंट ईयर 1920 की इनकम निकालते वक्त अलाउड हो चुका होगा। और 1920 में एक इंटरेस्ट और मिला होगा कि जो हमने 31 मार्च 2019 तक का एक्यूमुलेट किया है इंटरेस्ट, उसकी एक किस्त 1920 में अलाउड हुई होगी। यानी कि 1920 की इनकम निकालते वक्त 2 इंटरेस्ट अलाउड हुए होंगे इसमें। एक तो हुआ होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो 1/5 किस्त आएगी, और एक होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अगस्त 2019 तक का इंटरेस्ट जो करंट ईयर इंटरेस्ट का काम करेगा। जहां तक बात दूसरे केस की है, तो यहां पर आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो करोगे 1 अक्टूबर 2014 से लेकर 1 फरवरी 2019 तक। ये पूरा का पूरा क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। तो जब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो 1920 पहला साल होगा इसकी एक किस्त अलाउड करने के लिए, 2021 दूसरा साल होगा इसकी एक किस्त अलाउड करने के लिए, 21-22 इसका तीसरा साल होगा, 22 इसका तीसरा साल होगा किस्त अलाउड करने के लिए, 22-23 इसका 4th ईयर होगा, और 23-24 इसका 5th ईयर होगा, ये प्री कंस्ट्रक्शन को अलाउड करने के लिए। लेकिन जब हम 1920 की इनकम निकालेंगे दूसरे वाले केस में, तो कोई भी करंट ईयर इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा, क्योंकि
1 अप्रैल 2019 से पहले ही पूरा का पूरा रीपेमेंट हो चुका था। क्योंकि जब हम करंट ईयर की बात करते हैं तो करंट ईयर के इंटरेस्ट में तभी आएगा कोई भी अमाउंट अगर करंट ईयर में कुछ इंटरेस्ट दिया हो। तो जब हम करंट ईयर 1920 की बात करते हैं तो दूसरे वाले केस में यानी केस बी में बिकॉज entire loan is repaid before 1st April 2019 so no current year interest will be allowable। कोई भी करंट ईयर इंटरेस्ट अलाउेबल नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई भी करंट ईयर नहीं है। लेकिन अगर हम केस 1 की बात करते हैं तो केस 1 में आपका करंट ईयर इंटरेस्ट 4 महीने का होगा और उससे पहले का जो इंटरेस्ट है वो 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। केस 1 में चाहे केस 2 में अगर हमसे पूछा जाए कि आप इनकम कैलकुलेट कीजिए फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 तो दोनों ही केसेज में करंट ईयर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होके 1/5 इंस्टॉलमेंट में दोनों ही केसेज में डिवाइड होगा। इसी वजह से मैंने लिखवाया है कि 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे अलाउड होगा। अलाउड इवन एंटायर लोन इज रिपेड बिफोर स्टार्ट ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर, यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट तो तब भी अलाउड होता है अगर आपने लोन का रिपेमेंट कर दिया है करंट प्रीवियस ईयर से पहले, लेकिन अलाउड तभी होता है अगर उन 5 सालों में आपका ईयर, जिस ईयर की आप इनकम निकाल रहे हैं वो पड़ता है या नहीं पड़ता है। करंट ईयर इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे अलाउड होता है और अलाउड तभी होता है अगर लोन स्टिल ड्यू होगा। अगर लोन का रिपेमेंट हो चुका है करंट ईयर से पहले तो कोई भी करंट ईयर इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती है। जल्दी से बताइए कि समझ में आ गया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताइए कि समझ में आ गया या नहीं आया। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं इसका, अब मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन देखिएगा, अमाउंट बोरोड जो है वो 15 लाख। डेट ऑफ बोरोइंग है है 1 जुलाई 2008। डेट ऑफ बोरोइंग है 1 जुलाई 2008। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन है 1 नवंबर 2018। 1 नवंबर 2018। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। एंटायर लोन इज स्टिल overdue। entire loan is still overdue। calculate allowable interest on borrowed capital। calculate allowable interest on borrowed capital। calculate allowable interest on borrowed capital for previous year
2020-21 आपको अलाउएबल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, टेक योर टाइम और मुझे आंसर बताइए। फिर मैं इसके बाद आपके आंसर के बाद मैं कैलकुलेट करूंगा कि क्या आंसर इसका आना चाहिए। तो 5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, टेक योर टाइम। सभी के जवाब 30,000 आए हैं। चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आएगा अपनी तसल्ली के लिए। बाकी तो आपने तो जजमेंट सुना ही दिया है। सॉल्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम फेयर सॉल्यूशन करेंगे तो जो आपसे पूछा है वही हेडिंग आ जाती है यहाँ पर। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन 4-5 नंबर में पूछ लिया जाए तो आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अलाउएबल, computation of interest allowable for assessment year 2021-22 प्रीवियस ईयर हमारा 2021 है तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा हमारा 21-22। सबसे पहले हम प्री कंस्ट्रक्शन का निकालेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा? हमने लोन लिया था 1 जुलाई 2008 को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है हमारा 1 नवंबर 18 को। तो प्री कंस्ट्रक्शन हो जाएगा 1 जुलाई 2008 टू 31 मार्च 2018। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कि 1 जुलाई 2008 से 31 मार्च 2018 हमारा क्या हो जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 15 लाख मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10% मल्टीप्लाइड बाई पीरियड। अब आप पीरियड गिनिएगा तो 1 जुलाई 2008 से 31 मार्च 2009 तक, 31 मार्च 2009 तक ये 9 महीने बैठेंगे। फिर हम पूरे साल ले लेते हैं, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक 1 साल, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 9 साल 9 महीने मेरे हिसाब से बैठेंगे। 9 साल 9 महीने मेरे हिसाब से बैठेंगे। तो ईयर में अगर हम इसे लिखेंगे 9 साल 9 महीने को, तो 9 महीने एक ईयर का 75% हिस्सा है। तो या तो आप लिखें 9 साल 9 महीने को 9.75, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल है तो यहाँ पर ईयर ही आएंगे तो 9.75 लिखें। या एक तरीका और है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथली बना देते हैं, अब फिर मल्टीप्लाई में हम मंथ भी लिख सकते हैं। 9 साल में कितने महीने बैठते हैं? 9 साल में महीने बैठते हैं कितने बताइएगा? 9 साल में कितने महीने बैठते हैं? 72। 9 साल में 108 बैठेंगे, 108 बैठेंगे, बिल्कुल 108 एक बैठेंगे और प्लस 9 महीने एक बैठेंगे। 9 साल 9 महीने हैं तो 108 एक आएंगे और 9 मंथ और आएंगे तो 117 मंथ बैठेंगे। लेकिन क्योंकि ये महीने हैं और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका एनुअल का, तो 12 से और डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मंथली बैठ जाए
ये कैलकुलेशन आपको मैथ की आती होगी, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, मुझे इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो 15 लाख का 10% 117 महीने का हमें इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर है? कितना आएगा बताइएगा, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, मैं भी आपके सामने कैलकुलेट करता हूं कितना आएगा। कैलकुलेटर सामने है, जल्दी से कैलकुलेट करता हूं। 15 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 117 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12। तो कितना आएगा ये डिवाइड बाई 12, ये कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 1,46,000 1,46,000। ज़्यादा कैसे आ गया, 14 लाख आएगा, 14,62,000 14,62,500 14,62,500 आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। 14,62,500 हमारे पास आ गया। अब मुझे बताइए करंट ईयर इंटरेस्ट, करंट ईयर इंटरेस्ट 15 लाख रुपए पूरे के पूरे ड्यू हैं, 10% और 1 साल का, तो सीधे 10% आ गया। तो 1,50,000 1,50,000 1,50,000 करंट ईयर इंटरेस्ट जो आएगा 1,50,000 आएगा। अब हमें बात करनी है टोटल इंटरेस्ट अलाउड, टोटल इंटरेस्ट अलाउड फॉर प्रीवियस ईयर, टोटल इंटरेस्ट अलाउड फॉर प्रीवियस ईयर 2021, टोटल इंटरेस्ट अलाउड फॉर प्रीवियस ईयर 2021। एक तो है प्री कंस्ट्रक्शन, ये कितना आ रहा था 14,62,500 डिवाइड बाई 5, ये कितना आया था 14,62,000 14,62,500 डिवाइड बाई 5, 14,62,500 डिवाइड बाई 5, हाउ मच इट कम्स टू, ये आ गया हमारा 2 लाख, ये आ गया 2,92,500, ये आ गया 2,92,500, ये आ गया 2,92,500। और एक आना है हमारा करंट ईयर इंटरेस्ट, करंट ईयर इंटरेस्ट भी तो आना है हमारा, वो आना है 1,50,000, वो आना है 1,50,000 1,50,000। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद इसमें 1,50,000 और जोड़ते हैं, 1,50,000 प्लस
2,92,500, दोबारा से करना पड़ेगा, 2,92,500 प्लस 1,50,000, ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट अलाउेबल 4,42,500, 4,42,500। तो मुझे ये बताइए कि सभी बच्चों का 30,000 कैसा आया था? किसी ने भी अपना माइंड नहीं लगाया? क्या किसी भी स्टूडेंट ने अपना माइंड नहीं लगाया? 30,000 समझ नहीं आई मुझे बात, ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल तो मुझे बताइए कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैलकुलेट करना आ गया है या नहीं आया है। इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कैलकुलेशन आ गई है या नहीं आई है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। तो मुझे बताइए कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको आ गया है या नहीं आया है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको कैलकुलेट करना आ गया है या नहीं आया है? अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन 2, व्हाट will be your answer in question number 1 if construction is completed? What will be your answer in question number 1 if construction is completed on 1st November 2013 instead of क्या डेट थी हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की? वैसे 1 नवंबर 18 थी, तो 1 नवंबर 18 की जगह अगर 1 नवंबर 2018 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही रहती, तो आपका आंसर क्या होता? जल्दी से निकालिए, 5 मिनट में दोबारा से आपको दे रहा हूं, जल्दी से आंसर निकालिए। जल्दी से बताइए, आंसर निकालिए। शेफाली ने कोई क्वेश्चन में से किया है, मैं उसका जवाब भी अभी, पहले आप आंसर निकाल लीजिए तब मैं बताता हूँ। बाकी बच्चे भी जवाब भेजिए। मनीषा का आया है 1,50,000 ओनली करंट ईयर इंटरेस्ट, इशिका का जवाब आया है 2,92,500। बाकी बच्चे भी जल्दी से जवाब भेजिए, क्या होगा?
बाकी भी बच्चे भेजिए क्या जवाब होगा। सभी को वॉइस आ रही है मेरी? मैं बताना स्टार्ट करूं? सभी बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं बताना स्टार्ट करता हूं। देखिए, मनीषा का जवाब बिल्कुल सही है इस केस में, और इस जवाब से मुझे पता लग गया है कि मनीषा को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। What will be your answer in question number 1 if construction is completed on 1st November 2013 instead of 1st November 2018? अगर आपका कंस्ट्रक्शन 1 नवंबर 2013 में कंप्लीट हो चुका है तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो होगा 31 मार्च 2013 तक होगा। सभी बच्चों को क्लियर है? वो जो पहला साल होगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउड होने का, वो होगा 2013 से लेकर 2014, दूसरा होगा 14-15, तीसरा होगा 15-16, फिर होगा 16-17 और एक होगा 17-18। इन 5 सालों के अंदर जब जब आपने इन 5 सालों की इनकम निकाली होगी, आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल गई होगी। और आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन में है वो है 2021, तो 2021 इन 5 सालों के अंदर नहीं पड़ता है। तो इस वजह से इस वाले क्वेश्चन में अगर यही डेट रहती है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की, तो इस वाले क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, रादर केवल करंट ईयर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। अब करंट ईयर की इसलिए मिलेगी क्योंकि करंट ईयर में लोन आउटस्टैंडिंग है और इंटरेस्ट पेबल है, इंटरेस्ट ड्यू है, इस वजह से करंट ईयर की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की कोई भी डिडक्शन आपको इस वाले क्वेश्चन में नहीं मिलने जा रही है। सभी बच्चों के बात समझ में आ गई या नहीं आई? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि एक्चुअल सिचुएशन में क्या होता है। एक व्यक्ति है जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है 1 नवंबर 2018 को, उसने लोन लिया था 2008 में, डेट आपके सामने लिखी हुई है ऊपर। तो उस व्यक्ति की अलग अलग सालों में क्या सिचुएशन रही होगी, तो जब वो 13-14 की इनकम निकालेगा तो 13-14 में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी अलाउड होगा, क्योंकि उस साल करंट ईयर का भी रहा होगा, वो भी इंटरेस्ट अलाउड होगा। वही व्यक्ति जब 14-15 में अपनी इनकम निकालने जा रहा है तो यहां पर भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउड होगा और करंट ईयर भी अलाउड होगा। वही व्यक्ति जब 15-16 में अपनी इनकम निकालने जा रहा है तो वहां पर भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउड होगा और करंट ईयर भी अलाउड होगा। वही व्यक्ति जब 17-18 में अपनी इनकम निकालने जा रहा है तो वहां पर भी 15-16 में अलाउड होगा, करंट ईयर भी अलाउड होगा। वही व्यक्ति जब 18-19 में अपनी इनकम निकालेगा तो कोई प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना भी टोटल इंटरेस्ट आया था प्री कंस्ट्रक्शन का वो ऑलरेडी अलाउड हो तो चुका आपको। बार बार ये थोड़ी है इनफाइनाइट ईयर तक आप डिडक्शन लेंगे, वो इंटरेस्ट 5 सालों में मिल गया है और जो उसके बाद करंट ईयर चल रहा है वो हर साल आपको मिल ही रहा है। जब आप 19-20 में इनकम निकालेंगे तो भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ करंट ईयर की मिलेगी। और यही केस जब आप 2021 की इनकम निकाल रहे हैं तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, केवल करंट ईयर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। बताइए सभी बच्चे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? जल्दी से बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे बार बार आ जाता है। अब एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन 3, व्हाट वुड बी योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 1 if entire loan
इज रीपेड ऑन 1 अगस्त 2020। जल्दी से बताइए कि आपका आंसर क्या होता क्वेश्चन नंबर 1 में अगर लोन का रीपेमेंट 1 अगस्त 2020 में हो जाता। 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, जल्दी से निकालिए। जल्दी से बताइए। मनीषा का जवाब सबसे पहले आया है और उनका आंसर जो है, मनीषा का आंसर जो है, मैं अभी अपने आंसर की बात नहीं कर रहा हूं। मनीषा ने जो आंसर दिया है वो 3,42,500 दिया है, मनीषा का आंसर है। जल्दी से बाकी बच्चे बताइए कि क्या क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से बताइए कि बाकी बच्चों का क्या आंसर आ रहा है। देखिए, मैं बताना स्टार्ट करता हूं। समझिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था उसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो सेम है। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। उसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो सेम है, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी इतना ही आएगा, 14,62,500। करंट ईयर इंटरेस्ट जरूर चेंज होगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें पूरे साल क्योंकि लोन आउटस्टैंडिंग था तो करंट ईयर पूरे 15 लाख पर 10% आया है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा जो करंट ईयर बैठेगा इंटरेस्ट वो अप टू 1 अगस्त 2020 तक ही बैठेगा, तो इसका मतलब है कि जो इसमें करंट ईयर इंटरेस्ट आएगा वो केवल 4 महीने का आएगा, यानी 15 लाख पर 10% इंटू 4 महीने का कितना ये निकल के आता है। 15 लाख पर 10% और 4 महीने का कितना निकल के आता है, जल्दी देखिएगा। 15 लाख पर 10%, 15 लाख पर 10%, 15 लाख पर 10%, चार महीने का कितना निकल के आता है, 50,000। ये निकल के आ गया 50,000, ये निकल के आ गया हमारा 50,000। तो जो टोटल इंटरेस्ट अलाउेबल होगा, जो टोटल इंटरेस्ट अलाउेबल होगा, टोटल इंटरेस्ट अलाउेबल होगा वो 50,000 तो एक हो गया, और प्लस कितना निकल के आया था वो प्री कंस्ट्रक्शन का, प्री कंस्ट्रक्शन का कितना निकल के आया था हमारा 2,92,500। 5 से डिवाइड करने के बाद आया था 2,92,500, 2,92,500। तो 2,92,500 प्लस 50,000 ये आ गया है 3,42,500। तो मनीषा ने फिर बाजी मार ली है और मनीषा का बिल्कुल आंसर सही है। और आंसर क्योंकि सही है
तो मनीषा को एक एक बारीकी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की समझ में आ चुकी है, मैं मान सकता हूं। बाकी सभी बच्चे बताइए कि आपको भी समझ में आ गया या नहीं आया। बाकी सभी बच्चे भी बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सैफाली कह रही है नहीं आया, इशिका को आ गया। सैफाली बताइए मुझे थोड़ा सा कि कहां प्रॉब्लम है आपको। मैं दोबारा से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। कोई सा भी क्वेश्चन है थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी पड़ेगी आपको इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल निकालते वक्त। आपको एक्चुअल सिचुएशन से कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने ये चेंज किया है पहले क्वेश्चन में कि अगर लोन का रीपेमेंट 1 अगस्त 2020 को हो जाए तो क्या होगा। तो आप खुद सोचिए, जब आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो पहले क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा जब डेट सेम है दोनों जगह, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में डेट सेम है, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट में तो कोई चेंज ही नहीं होगा। लेकिन करंट ईयर में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि पहले क्वेश्चन में पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट था, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें केवल आपके ऊपर 4 महीने का ही तो इंटरेस्ट लगेगा, केवल 4 महीने का ही तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब क्योंकि 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 50,000 रुपये इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं पीरियड को फाइनल ईयर तो निकालते हैं। सैफाली बोल रहे हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का निकालते हैं पर अलाउड तो कंस्ट्रक्शन पीरियड के फर्स्ट ईयर से निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, फिर कंफ्यूजन कहाँ है। मेरे को ये प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का निकालते हैं पर अलाउड तो कंस्ट्रक्शन वाले ईयर से ही करते हैं। बिल्कुल सही है कि कंस्ट्रक्शन वाले ईयर से ही करते हैं, पहला साल वो होगा। ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम है बेटा, आप ये देखिए कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की आपको डेफिनेशन गिवन है, क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि डेट ऑफ बोरोइंग है 1 जुलाई 2008, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 नवंबर 2018, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा 1 जुलाई 2008 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। ये इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होके आया है 117 महीने का 14,62,500 आया है, इसे 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड करना है। तो अब आप ये देखिए कि आपके क्वेश्चन में 5 इंस्टॉलमेंट में से कोई ईयर आता है नहीं आता। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला साल 18-19 होगा 5 इंस्टॉलमेंट में, दूसरा साल 19-20 होगा, तीसरा 20-21 होगा, चौथा 21-22 होगा और फिर होगा 22 से 23। तो आपका तो जो ईयर है प्रीवियस ईयर 2021 है। अब क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, जो अलाउड होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट पहला साल 18-19 होगा और उसके बाद अगले 4 साल गिनते हो तो आपका प्रीवियस ईयर इसमें पड़ता है। तो इट मीन्स कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड होना है। जब मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको समझाया था कि क्या होगा अगर आपका आंसर की कंप्लीशन 1 नवंबर 2013 को हो जाए, तो जब 1 नवंबर 2013 को हो जाएगा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, यानी कि सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें केवल कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट चेंज है, तो आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा 31 मार्च 2013 तक आएगा। जब 31 मार्च 2013 तक आएगा तो पहला साल 13-14, 14-15 दूसरा साल, 15-16 तीसरा साल, 16-17 चौथा साल और 17-18 पांचवा साल होगा। और आपका जो ईयर है जिसकी इनकम आपको निकालनी है वो है 2021। तो जब 2021 आपकी ईयर है तो इन 5 सालों में वो ईयर आता ही नहीं है। तो जब इन 5 सालों में वो ईयर नहीं आता है तो हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं।
अगर आपका कंस्ट्रक्शन की डेट, कंप्लीशन की डेट 1 नवंबर 2013 है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ये नहीं बोला कि आपने लोन चुका दिया है, तो इसका मतलब 2021 में भी अभी लोन आउटस्टैंडिंग है। जब 2021 में लोन आउटस्टैंडिंग है तो इट मीन करंट ईयर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, जो कि 1.5 लाख रुपए आती है पूरे साल की। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने लोन के रीपेमेंट की डेट केवल चेंज करी है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन है वो चेंज नहीं किया है मैंने। तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट चेंज नहीं करी है मैंने, तो इट मीन जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो एज पर क्वेश्चन नंबर 1 ही कैलकुलेट होगा, लेकिन करंट ईयर इंटरेस्ट केवल 4 महीने का कैलकुलेट होगा और दोनों को जोड़ने के बाद इंटरेस्ट अलाउएबल की डिडक्शन आएगी। बात समझ में आ गई है सभी बच्चों के या नहीं आई है? आप क्या कह रही हैं? सर करंट ईयर का फुल इंटरेस्ट के इसलिए निकाला है क्योंकि ड्यू बेसिस है। बेटा शेफाली क्या कर रही है? ड्यू बेसिस का तो मतलब इतना है कि अगर आपने पेड नहीं भी किया है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे म्युनिसिपल टैक्सेज में डिडक्शन केवल तब मिलती है जब आप पेड कर देते हैं, तो ड्यू बेसिस का मतलब इतना है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब आप अपना केस लीजिए, अगर आपने लोन का पेमेंट 1 अगस्त 2020 में कर दिया है, तो क्या आपके ऊपर ड्यू होगा इंटरेस्ट पूरे साल का? क्या 15 लाख का 10% ड्यू हो सकता है आपके ऊपर इंटरेस्ट, अगर आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया है? ड्यू का तो मतलब इतना है कि आपने पेड नहीं करा, लेकिन ड्यू भी तो उतने पर ही होगा जितने पीरियड के लिए आपके ऊपर लोन आउटस्टैंडिंग है। अगर लोन आउटस्टैंडिंग है ही नहीं आपके ऊपर, तो इंटरेस्ट ड्यू कैसे हो जाएगा? जल्दी से बताइए मुझे, समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है अब तो? कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि आज का पूरा लेक्चर मैंने पूरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर दिया है कि जिससे कुछ भी डाउट ना रहे। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी जल्दी अपने थम्स अप भेजिए। सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे इसी चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।